हेलो एंड वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं गौरव त्रिपाठी और टीसीएस एकेडमी की इस क्लास में आज हम यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर इन दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी की जो क्वेश्चन सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूँ तो इस क्लास में आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन ये 5 क्वेश्चन 5 अलग अलग टॉपिक से हैं और ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो आपको सिंपली बहुत मुश्किल से बुक्स में मिलते हैं और जिनसे आए हुए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत हमें कंफ्यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। और पहली क्लास में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और लेवल देख के ये लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है, भूगोल में आमूल परिवर्तनवाद जिसे हम रेडिकलिज्म कहते हैं, आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि भूगोल में आमूल परिवर्तनवाद उसके स्थानिक विज्ञान के रूप में आलोचक हैं। इसे 3 स्टेटमेंट दिए हैं और आपका क्वेश्चन ये है कि उपर्युक्त में से कथनों में से कौन सा सही है। देखिए ऑफलाइन एग्जामिनेशंस अब होने वाले हैं यूजीसी नेट में, तो पेन और पेंसिल का यूज कीजिए। जहां पे सही है या सही है आए या नहीं आए उसको आप मार्क जरूर के लिए। हमने मार्क कर लिया सही है से, मतलब हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। इंग्लिश में देखते देखिए, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स ऐसे होते हैं जो हिंदी इंग्लिश में बिना आप जाने हुए करेक्ट आंसर नहीं कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रेडिकल चेंजेस इन ज्योग्राफी आर क्रिटिकल ऑफ इट्स फॉर्म एंड स्पेशियल साइंस। पहला दिया हुआ है, भूगोल में आमूल परिवर्तनवाद उसके स्थानिक विज्ञान के रूप में आलोचक है, यानी भूगोल केवल स्थानिक विज्ञान है, इसका आमूल परिवर्तनवाद एक आलोचक है, यानी वो आलोचना करता है कि भूगोल सिर्फ स्पेशियल नॉलेज है, स्थानिक नॉलेज का विज्ञान है। इस बात का विरोध करता है रेडिकलिज्म। स्टेटमेंट नंबर 2 में आते हैं, अभी मैं इसको पूरा डिफाइन भी करूंगा। स्टेटमेंट 2, अमूल परिवर्तनवाद का उद्देश्य पूंजीवादी समाज का पुनर्गठन है, यानी वो उसको रीस्टैब्लिश करना चाहता है। जो इंपीरियलिज्म है उसको क्या करता है, रीस्टैब्लिश करना चाहता है, पूंजीवादियों को बढ़ावा देना चाहता है। तीसरा है, भूगोल में अमूल परिवर्तनवाद अनुभववादी विधियों पर आधारित है। अब देखिए इन तीनों स्टेटमेंट में से रेडिकल वेरिएबिलिटी इन ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स के लिए हमें थोड़ा सा समझना होगा कि रेडिकलिज्म है क्या। देखिए 1950-60 के डिकेड्स में जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशंस आई, यानी मात्रात्मक क्रांति आई, तो हर एक चीज में जो क्वांटिटेटिव अप्रोच था वो अपनाया जाने लगा। जो मेथड्स थे वो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल थे, यानी ह्यूमनिज्म से अलग हटके थे, ज्यादा रूड थे। और ऐसे में जब क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन या पॉजिटिविज्म आया तो इन सब ने हमारे मेथड ऑफ स्टडी को बहुत रूड कर दिया, बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत क्वांटिटेटिव कर दिया। ऐसे में इसके विरोध में, और विरोध जो था ना, जिसे हम मार्क्सिज्म नॉलेज भी कहते हैं, मार्क्सिज्म अप्रोच भी कहते हैं, ये जो सेकेंड अप्रोच आया ये एक विरोध तो था, प्रतिक्रिया थी, लेकिन थोड़ा सा नेगेटिव प्रतिक्रिया थी। और वो जो नेगेटिव प्रतिक्रिया थी वो अग्र सुधारवाद, उसके कुछ नाम हैं, जैसे रेडिकलिज्म कहते हैं उसे अग्र सुधारवाद भी कहते हैं, उसे अतिवाद भी कहते हैं, उसे सोशल रिवोल्यूशन भी कहते हैं। सोशल रिवोल्यूशन इज ज्योग्राफी इज आल्सो कॉल्ड द रेडिकलिज्म इन ज्योग्राफी, या अग्र सुधारवाद या अतिवाद, एंड इट वाज अगेंस्ट टू द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एंड पॉजिटिविज्म। इनके विरोध में आया। और विरोध में कब आया, कब ज्यादा ये प्रसारित हुआ, जब यूएसए में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसे हम एंटीपोड कहते हैं, वो 1969 में आती है। तो 1969 में जब ज्योग्राफी की एक मैगजीन एंटीपोड आती है जो मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से आती है, उसमें सबसे पहले ये जो बहुत पहले से स्पेशियल साइंस बताने वाली जो अलग अलग मेथोडोलॉजीज थी, जिनमें क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन था, जिनमें प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म था, इन सब ने ज्योग्राफी को क्या बताया, इन सब ने ज्योग्राफी को स्पेशल साइंस बताया। और फिर इसके विरोध में कि ज्योग्राफी इज नॉट ओनली अ स्पेशल साइंस, इन सब के विरोध में ज्योग्राफी में एक नई अवधारणा आई जो कि मार्क्सिज्म अप्रोच पे आधारित थी, जो पूंजीवाद, जो असमानता, जो हर तरह की असमानता का विरोध करता था। और वो जो विरोधी विचारधारा थी वो क्या थी, वो थी रेडिकलिज्म, या जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म इन ज्योग्राफी, यानी हर तरह की असमानताओं के विरोध में। ठीक, तो जो रेडिकलिज्म था वो विरोध करता था किसका, साम्राज्यवाद का, अति राष्ट्रवाद था, उग्र राष्ट्रवाद, प्रजातिवाद यानी रेसिज्म का भी विरोध करता था।
और ऐसे में 1969 के बाद से ये विचारधारा आई जिसमें डेविड हार्वे ने बहुत अच्छा काम किया, विलियम बुंगी ने बहुत अच्छा काम किया। यानी अगर नाम आए तो डेविड हार्वे और विलियम बुंगी का नाम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अब पहला क्या हो गया कि बिल्कुल ये स्पेशियल साइंस, स्पेशियल एंड लोकल साइंस का आलोचक है। बिल्कुल वो चाहता था कि ज्योग्राफी से लोकल साइंस ना बन के रह जाए, दिस इज करेक्ट। फिर आमूल परिवर्तनवाद पूंजीवादी समाज का पुनर्गठन करता है, नहीं ये पूंजीवादी समाज का विरोध करता है, तो ये गलत हो गया। फिर थर्ड है भूगोल में आमूल परिवर्तनवाद अनुभववादी विधियों पर आधारित है, नहीं ऐसा अनुभववादी नहीं, ऐसा बार बार क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन और पॉजिटिविज्म की तरह के नहीं था। ये क्या कहता था, ये कहता था कि आप अपनी बात माने, पर्यावरण से कनेक्ट होके माने, यानी इसे रेडिकल या क्रिटिकल रिवोल्यूशन भी इसीलिए कहते हैं, इसे रेडिकल या क्रिटिकल रिवोल्यूशन भी इसे कहते हैं क्योंकि ये किसी भी क्षेत्र में या किसी भी रीजन में जो थर्ड यानी तीसरा विश्व जिसे कहा जाता था उसमें जो एक इनइक्वालिटी थी उसको ये खत्म करने की कोशिश करता था, कैपिटलिस्ट अप्रोच को खत्म करने की कोशिश करता था, और इसीलिए ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाए। इसके बारे में एक बड़ी नेगेटिविटी थी कि ये बहुत दिनों तक चल नहीं पाया, और इसमें जो अनुभववादी विचारधारा थी ये उसके भी विरोध में था। ये नहीं चाहता था कि कोई विचारधारा सिर्फ अनुभवों पर आधारित हो, ये सभी को एक साथ लाने की विचारधारा थी। तो अनुभववादी विचारधारा का भी ये विरोध करता था, यानी सिर्फ अनुभवों पर आधारित ही विज्ञान के रूप में ज्योग्राफी नहीं है, ऐसा ये मानता था। तो यहां पर राइट आंसर क्या हुआ, सिर्फ ए, राइट। चलिए ये पहला क्वेश्चन हुआ। अब आपको रेडिकलिज्म समझ में आ गया होगा, यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, और जो पॉजिटिविज्म था, पूंजीवाद था, इनइक्वालिटीज थी, जेंडर इनइक्वालिटीज थी, जो उग्र नेशनलिज्म था, रेसिज्म था, इन सब के खिलाफ, और ज्योग्राफी को सिर्फ स्पेशल साइंस ना बना करके ऐसा यूनिवर्सल साइंस बनाना जिसमें सभी समाहित हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, पूंजीवाद का विरोध हो, इसीलिए इसे क्रिटिकल अप्रोच भी कहते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये भी किसी, देखिए व्यवहारवाद यानी बिहेवियरलिज्म, बिहेवियरल अप्रोच की बात कर रहा है। यहां भी कह रहा है लोगों के स्थानिक व्यवहार का, व्यवहारवाद में क्या होता है, लोगों के स्थानिक व्यवहार का, यानी जो लोकल बिहेवियर है उसका अप्रोच करता है, या स्थानिक बोध का उल्लेख करता है, या स्पेशियल परसेप्शन इन मेथड, स्पेशल एक्सपीरियंस एंड मिशिगेशन एंड इमिगेशंस इन मेंशन्ड। ये देखिए इमेजिनेशंस है। अब यहां पर ये टर्म आ गया, इमेजिनेशन की बात कर रहा है। फिर कह रहा है कि मानस मानचित्र, मानस मानचित्र का मतलब होता है आपका जो माइंड मैप हो, यानी आप जो माइंड मैप कर रहे हो वो, ठीक। तो 1960 में 1960 में व्यवहारवादी, यानी जिसे हम आचार परक भी कहते हैं, जिन्हें हम आचार परक या बिहेवियरल अप्रोच या जिसे हम व्यवहारवादी भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ह्यूमन बिहेवियर को सबसे इंपॉर्टेंट मानता है व्यवहारवाद में। क्या है, ह्यूमन बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट व्यवहारवाद में ह्यूमन बिहेवियर है, और इस ह्यूमन बिहेवियर में ह्यूमन माइंड जो सोचता हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मनुष्य की चेतना कौन कौन से बिहेवियरल अप्रोच में माना जाता है व्यवहारवाद में, उसमें कौन कौन है, उसमें चेतना, क्षमता, कार्यकुशलता, यानी उसकी जो सेंस है, जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो उसकी आर्टिस्टिक अप्रोच है, इसके साथ जो उसकी अभिरुचि है, यानी जो एप्टीट्यूड है, जो उसकी क्षमताएं हैं, ये सब किस में आती हैं, ये सब बिहेवियरल अप्रोच में आती हैं। यानी क्षमताएं, संज्ञानता, चेतना, कार्यकुशलता, यानी जो उसका वर्किंग एफिशिएंसी है, जो एप्टीट्यूड अप्रोच है, इसके अलावा जो उसकी अभिरुचि है, जो नीड है, इन सब को ध्यान में रखता है कौन, बिहेवियरल अप्रोच ध्यान में रखता है। और ऐसे में 1960 में 1960 के डिकेड में मानव व्यवहार, अच्छा 1960 का डिकेड देखिए कौन कौन आ रहा है, एक तरफ मार्क्सिज्म आ रहा है,
दूसरी तरफ बिहेवियरल अप्रोच आ रहा है, क्योंकि ये सब किसके विरोध में थे, ये बहुत ही रूड हो चुके क्वांटिटेटिव और पॉजिटिविज्म का जो दौर था 50 और 60 के डिकेड में, उनके विरोध में ये मार्क्सिज्म भी आ रहा है और उसमें क्रिटिकल अप्रोच भी आ रहा है, रेडिकलिज्म भी आ रहा है, और फिर यहां पर बिहेवियरलिज्म भी आ रहा है। अब देखिए विलियम किर्क ने जब भी कभी ये व्यवहारवाद आए या बिहेवियरलिज्म आए, तो वहां पर एक नाम याद रखना है आपको, विलियम किर्क का। 1963 विलियम कर्क, किर्क या कर्क याद रखेंगे, विलियम कर्क या किर्क 1963 में। इसके अलावा कुछ और भी नाम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, जैसे बी गोल्डी, जे आर गोल्ड, के कॉक्स। तो के कॉक्स, गोल्डी और बी आर गोल्ड, जे आर गोल्ड, ये कुछ और नाम हैं जिन्होंने बिहेवियरलिज्म में काम किया है, लेकिन विलियम किर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप हमेशा याद रखेंगे। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। स्थानिक बोध, स्पेशियल बोध, अगर सिर्फ कोई चीज लोकल है तो वहां पर आपकी चेतना, आपकी कार्यकुशलता, यानी आपका सेंस, आपकी वर्किंग एफिशिएंसी, आपका एप्टीट्यूड, आपकी नीड, ये सब किसी लोकल एरिया के माध्यम से बांधे नहीं जा सकते। आपकी चेतना, आपकी सोच, आपकी बुद्धि, तो आप क्या करेंगे, बहुत दूर तक एक बहुत बड़े एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो ये दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाता है। फिर लोगों के स्थानिक व्यवहार, नहीं, ये सिर्फ लोकल व्यवहार की बात थोड़ी करता है, ये तो ऐसा यूनिवर्सल थिंकिंग करता है, आपके माइंड में जितनी चीजें आती हैं वो सब की बात करता है, तो ये भी गलत हो गया। अब तीसरा रहा है स्थानिक अनुभव, यानी लोकली हम अनुभव तो ले रहे हैं, तथा कल्पना का उल्लेख। अब यहां देखिए कल्पना, इमेजिनेशन, अभी मैंने बात की कि वो आपकी क्या करता है, इमेजिनेशन की बात करता है, क्षमता की बात करता है, तो ये क्या हुआ, ये ट्रू हो गया। फिर आ रहा है मानस मानचित्र, बिल्कुल जितना आप सोच सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, जो आप अपने बिहेवियर में ला सकते हैं, उन सब का अप्रोच जो होता है वो बिहेवियरलिज्म में होता है, तो ये भी सही है। तो सी और डी ऑप्शन जो है वो क्लियर, ये तीसरा ऑप्शन सही होता है, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, एलन सेम्पल ने रेडजल के विचारों को स्वीकार किया तथा अमेरिका में उनका परिचय कराया। 1863 में यूएसए में जन्म लेती हैं एलन सेम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एलन चर्चिल सेम्पल यूएसए में जन्म लेती हैं 1863। ठीक, स्टेट होता है इनका केंटुकी। केंटुकी स्टेट में इनका जन्म होता है। एक इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने पहले 1861 में, सॉरी इन्होंने पहले 1960 जो जन्म होता है 1863 में, और फिर सबसे पहली बार इन्होंने, देखिए इन्होंने 2 बार पीजी किया। पहली बार जो पीजी किया वो ज्योग्राफी नहीं था, वो एमए इन हिस्ट्री था। जब एमए इन हिस्ट्री इन्होंने 1891 में किया, 1891 में एमए किया इन्होंने और हिस्ट्री में किया, लेकिन उसके बाद ज्योग्राफी की स्टडी नहीं करनी थी। तब ये अमेरिका से पहुंचती हैं जर्मनी, और जर्मनी में वहां पर वेसर, पहले तो पहुंचती हैं ये अमेरिका में, एमए किया इन्होंने वेसर कॉलेज से, फिर 1891-92 में पहुंचती हैं ये जर्मनी, और वहां पर फिर ये अपने गुरु यानी रेडजल के पास पहुंचती हैं और स्टडी करती हैं वहां पर। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, 1891 की बात है, 1891 में किसी भी वुमेन के लिए पूरा वर्ड वो लेवल नहीं था जो आज है। अमेरिका से एक लड़की पहुंचती है जर्मनी, और वहां पर उस कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिलता है, जो लिपजिंग कॉलेज था वहां पर उसे एडमिशन नहीं मिलता है, लिपजिंग यूनिवर्सिटी। तो लिपजिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब नहीं मिलता है तो लगातार वो 2 दिन प्रयास करती है। फिर रेडजल को विवश होना पड़ता है, वो कहते हैं कि ठीक है आओ तुम मेरे व्याख्यान सुन सकती हो। अब सोचिए एक लड़की गई है विदेश, वहां से वो एडमिशन लेके वापस आ रही है, फिर वो रेडजल के साथ रहती हैं, और रेडजल के जितने भी व्याख्यान थे वो थोड़ी सी जर्मन भाषा में थे, चलिए क्या जर्मन भाषा में थे ही, और जो सैंपल थी वो जर्मन और इंग्लिश दोनों की विद्वान थी, यानी दोनों बहुत अच्छा समझती थी। तो उन्होंने एक विधा की, उन्होंने जितने भी व्याख्यान थे
रेडजल जी के, रेडजल के व्याख्यानों को उन्होंने क्या किया, उनके जो उनको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट किस लिए किया, जो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, और फिर जो इंग्लिश लिविंग एरिया था, रीजन था, वहां पर उन्होंने उसे क्या किया, प्रसारित किया। तो ये पहला स्टेटमेंट जो होता है वो सही होता है कि एम्पुल का पहला, आप सुनिए, ये है स्वीकार किया और क्या किया, उसे इंग्लिश लैंग्वेज वाले लोगों में विस्तार से फैलाया। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि जो सैंपल थी उनका पहला लेख अमेरिका का इतिहास तथा इसकी भौगोलिक दशाएं 1903 में आता है, 1903, 1903 में आता है, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन 1903 में आता है। लेकिन इसके बाद एक और इनके ग्रंथ का उल्लेख कर लेते हैं, 1911 में आता है, 1911 में आता है, और वो रेटजल का जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है उसके सेकेंड पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का, रेटजल के एंथ्रोपोजियोग्राफी के फर्स्ट पार्ट में जो लिखी हुई बातें हैं उसको इंग्लिश में करके चेंज किया उन्होंने, और एक जो ग्रंथ लिखा वो बहुत फेमस है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट, जो 1911 में आता है। क्वेश्चन पूछेगा कि इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट इनकी पहली ग्रंथ था, नहीं, पहले ये नहीं था, पहले था हिस्ट्री ऑफ अमेरिका एंड इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन, जो 1903 में आता है। फिर 1911 में क्या आता है, इन्फ्लुएंसेस ऑफ जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट जो आता है, उसमें रेटजल के एंथ्रोपोजियोग्राफी के फर्स्ट पार्ट का जो ट्रांसलेशन है या मेंशनिंग किया गया है। तो यहां पर 1 और 2 दोनों सही है, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का अधिकांश कोयला क्षेत्र भंडार उसके दक्षिणी भाग में पाया जाता है। अब दूसरा क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला निक्षेप अधिकतम पश्चिमी भाग है। देखिए दोनों ही स्टेटमेंट को एक बार हम समझते हैं। पहला कह रहा है चीन के जो कोयला क्षेत्र है यानी कोल रीजन है वो सब कहां है, वो उसके दक्षिणी भाग में है। ठीक, अब देखिए एक फिगर बनाते हैं चीन का और फिर वहां पे देखते हैं। चाइना के बारे में एक बड़ी खास बात है कि उसकी जो कोल रीजन है वो इस रीजन में है, यानी ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट रीजन में, ठीक है, उत्तरी पूर्वी भाग में। और यहां इनर मंगोलिया, शेंसी और शांसी, इनर मंगोलिया, शेंसी, शांसी। शेंसी शांसी मतलब शेंसी शांसी, इनर मंगोलिया शेंसी शांसी में लगभग 70% कोल प्रोडक्शन होता है। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 70% कोल प्रोडक्शन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका के कोयला निक्षेप अधिकतम पश्चिमी भाग में है। इसको भी इवैल्यूएट कर लेते हैं। यूएसए का एक फिगर बनाते हैं। यूएसए का एक फिगर बनाते हैं। यूएसए के ज्यादातर जो कोयला क्षेत्र हैं वो कहां पर है, यूएसए के ज्यादातर कोयला क्षेत्र उसके अपलेशियन वाले क्षेत्र में। कहां पर है, अपलेशियन क्षेत्र में। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होता है, गलत होता है। यहां पर वायोमिंग, यहां पर सबसे दूर कोई है तो वो वायोमिंग ही है। वायोमिंग ही सबसे दूर है जो यहां का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। बाकी सभी अपलेशियन क्षेत्र में है, जैसे वेस्ट वर्जीनिया, केंटुकी, पेंसिल्वेनिया और इलिनॉयस। कौन कौन से क्षेत्र,
वेस्ट वर्जीनिया, केंटुकी, इलिनॉयस और पेंसिल्वेनिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं यूएसए के जहां पर कोल मिलता है, और ये ऑलमोस्ट 70% डिपोजिशन और प्रोडक्शन करते हैं किसका, यूएसए में कोल का। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होता है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, यानी फोर्थ इज द राइट, दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। अब देखिए रिंग ऑफ फायर की बात करते हैं, यही फिगर बना लेते हैं एक रिंग ऑफ फायर का। ये 0 डिग्री है, ये है पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और इसके चारों तरफ का जो रीजन है वो है रिंग ऑफ फायर। यहां तक ये पूरा क्या है, रिंग ऑफ फायर। इसमें एक कनेक्शन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, लेकिन न्यूजीलैंड का पार्ट आ जाता है। देखिए एंडीज पर्वतमाला बिल्कुल इसमें आएगा। यहां पर कौन है, यहां पर कौन है, एंडीज बिल्कुल आएगा यहां पर। दूसरा है न्यूजीलैंड, अभी हमने बात की न्यूजीलैंड भी उसमें है थोड़ा सा पार्ट, मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड है। फिर है फिलीपींस, यहां पर है फिलीपींस, फिर ताइवान, बगल में ही ताइवान है। अब देखिए यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि रिंग ऑफ फायर है क्या, रिंग ऑफ फायर क्या है, यहां पर कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट मार्जिन। और जब कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट मार्जिन होता है तो क्या क्या होता है, वहां पे वॉल्केनो, और कैसा, एक्सप्लोसिव वॉल्केनो, विस्फोटक। और वहां पे क्या आएगा, अर्थक्वेक। और वहां पे क्या आएगा, आर्क शेप आइलैंड्स। और क्या आएगा, फोल्डेड माउंटेन। और रिंग ऑफ फायर में ये सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वॉल्केनिक इरप्शन, वर्ल्ड के 500 से ज्यादा एक्सप्लोसिव वॉल्केनोज जो हैं वो रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। दूसरा अर्थक्वेक, वर्ल्ड में 2/3 जो पार्ट है अर्थक्वेक प्रॉन एरियाज का, वो सब कहां पर है, रिंग ऑफ फायर में है। फिर आर्क शेप आइलैंड, जैसे देखिए यहां पर आर्क शेप आइलैंड में आपको कौन मिलेगा, जापान मिलेगा। यहां पे आपको कौन मिलेगा, अल्यूशियन आइलैंड मिलेगा, कमचटका पेनिनसुला मिलेगा। ये सब कैसे हैं, आर्क शेप आइलैंड है। फिर फोल्डेड माउंटेन, यहां पे आप देखिए आपको एंडीज और रॉकीज जैसे फोल्डेड माउंटेन, यहां पे क्या है, यहां पर रॉकीज है और नीचे एंडीज है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। तो ये जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये सब किससे संबंधित है, दीज ऑल प्लेसेस आर रिलेटेड टू रिंग ऑफ फायर रीजन। तो ये आज के वीडियो के 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हुए। आपने देखा होगा कि ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हुए भी ऐसे टॉपिक होते हैं जो हम ज्यादातर टाइम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज होकर गलत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये समझते नहीं है, हम ये जानते नहीं है, लेकिन जब कभी ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो इसलिए हमें कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि हम बहुत डीपली स्टडी नहीं करते हैं। और जो क्वेश्चन इसमें हमने आपको प्रोवाइड किए हैं वो क्वेश्चन आपको बहुत डीप सेंटेंस दिए हो गए हैं, मतलब सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ के आप तभी समझेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि आप इन क्वेश्चंस के बिहाफ पे अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ज्यादा डीपली स्टडी के साथ प्रिपेयर करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, गुड बाय।